अतिथिगण, सौ छात्र एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले अपनी ओर से तथा आप सबकी ओर से महान विधिवेता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं शताब्दी के एक महान विचारक हुए हैं। वह केवल भारत के ही एक महान विचारक नहीं थे, लेकिन अगर संपूर्ण विश्व के 20वीं शताब्दी के विचारकों की गणना की जाए तो उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे। वह एक महान विधिवेता होने के साथ ही साथ एक महान समाजशास्त्री, एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान अर्थशास्त्री एवं एक महान विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति एक सामान्य परिवार में उत्पन्न होकर के संघर्षों से जूझते हुए अपनी प्रतिभा, मेहनत और परिश्रम के बल पर उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। सभी को डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना चाहिए। वह सबके लिए प्रेरणा के महान स्रोत हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीता, संघर्षों में बीता। जिस समय उनका जन्म हुआ था उसमें 2-3 प्रकार की परिस्थितियाँ थीं। पहली परिस्थिति तो ये थी कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था। ये तो सबके लिए थी परिस्थिति, सभी इस परिस्थिति के शिकार थे। लेकिन दूसरी परिस्थिति क्या थी कि समाज में जाति पाति, छुआछूत के भेदभाव विद्यमान थे। कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, दलित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही दुष्कर था। तीसरी परिस्थिति क्या थी कि जिस भारत को 17वीं शताब्दी में दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत के लोग उस समय अधिकांश लोग अत्यधिक विपन्न थे, अत्यधिक निर्धन थे और बहुत से लोगों को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था। जो दूसरी परिस्थिति मैंने आपको बताई वो थी छुआछूत और जाति पाति के भेदभाव, अस्पृश्यता का प्रचलन। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करने जाते थे स्कूल में, तो कोने में बैठते थे। उनका बड़ा भाई और वो एक कोने में जाकर के बैठते थे। घर से टाट ले जाते थे, चटाई ले जाते थे, उसी में बैठते थे। अन्य बच्चे उस चटाई को छूते नहीं थे। वो अपनी चटाई ले जाते थे, कोने में बैठते थे, अन्य छात्रों से दूर बैठते थे और जब छुट्टी होती थी तो चटाई अपने साथ ले जाते थे। अन्य बच्चे समझते थे अगर हम इसको छू लेंगे तो हम अस्पृश्य हो जाएंगे। इस तरह की विपन्नता में, इस तरह की विषमता में उन्होंने अध्ययन किया।
उन्होंने लिखा है कि जब मुझे प्यास लगती थी तो मैं क्या करता था, मुंह ऊपर करते थे हम दोनों भाई, तब कोई जा कर के ऊपर से पानी की बूंदें टपकाता था और उससे हमारी प्यास बुझती थी। उन्होंने लिखा है कि एक बार उन्होंने ब्लैक बोर्ड तक जाने का प्रयास किया, अध्यापक ने बुलाया कि भाई लिखो ब्लैक बोर्ड पे। तो जैसे वो ब्लैक बोर्ड पर जाने के लिए उद्यत हुए, अन्य छात्रों ने रोक दिया कि नहीं सर, इनको वहाँ मत भेजिए। क्यों मत भेजिए? कि वहाँ पर हमारे खाने के बॉक्स टिफिन जो है रखे हुए हैं। इस तरह के अस्पृश्यता और छुआछूत के वातावरण में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। बहुत सारी घटनाएं, जब आप उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे तब सब आपको उन्होंने किन पीड़ाओं को सहन किया उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसे विषम परिवेश में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। बाद में उनमें प्रतिभा तो थी ही, महाराजा बड़ौदा की कृपा हुई, वो विदेश अध्ययन करने के लिए गए और उस समय की जो बड़ी उपाधियाँ थी वो उन्होंने प्राप्त की, विधि शास्त्र के प्रख्यात ज्ञाता हुए। लेकिन भेदभाव का सामना उन्हें हमेशा करना पड़ा। जब वो विद्या अध्ययन करके लौटे 1936 में उन्होंने स्वतंत्र मजदूर दल का गठन किया, तो भी उन्हें समाज में जो है अधिकांश लोगों के भेदभाव का, टीका टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा। लेकिन वो घबराए नहीं, संघर्ष करते रहे और इस संघर्ष के बल पर उनका जो स्वतंत्र मजदूर दल था वह बम्बई की विधानसभा में काफ़ी सीटें प्राप्त करने में, जीतने में सफल रहा। 17 में से उनको 13 सीटें बम्बई विधानसभा में उस दल को मिली। और जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा के गठन की बात चल रही थी, तो कांग्रेस के लोग चाहते थे कि ये जो है संविधान सभा का सदस्य न बनने पाए। लोगों ने अम्बेडकर से कहा कि लोगों ने सरदार पटेल से कहा, जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अम्बेडकर संविधान सभा का सदस्य नहीं बनना चाहिए, उसको संविधान सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये प्रयास किया जाए कि वह संविधान सभा में न पहुंचने पाए। तो सरदार पटेल ने कहा था कि हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे ही नहीं, उनके लिए हमने खिड़कियां और रोशनदान भी बंद कर दिए हैं, वो संविधान सभा में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सारे दलित एकजुट हुए, कमजोर वर्गों के लोग एकजुट हुए, उन्होंने कहा नहीं, हम अम्बेडकर को हम संविधान सभा में पहुंचा के रहेंगे। और बंगाल से अम्बेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य के लिए निर्वाचित हुए, भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। बाद में जब देश के विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उनको संविधान सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि उनके दल के सदस्य विधानसभा में ज़्यादा नहीं आ पाए। लेकिन उस समय तक 1947 तक सरदार पटेल उनके व्यक्तित्व से परिचित हो चुके थे, उनकी विद्वता से परिचित हो चुके थे। जो पहले विरोध कर रहे थे, उन्होंने और राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहल की कि नहीं, महाराष्ट्र के लोगों से कहा, कांग्रेस जनों से कहा कि नहीं, आप इनको जिताइए और इनको संविधान सभा में पहुंचाइए। जो पहले विरोध कर रहे थे उन्होंने उनका साथ दिया और फिर वो मतलब जो है बम्बई से संविधान सभा के लिए चुने गए। 1947 में फिर चुने गए। और जब संविधान की प्रारूप समिति का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण करने के लिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। बहुत सारी बातें, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, कुछ मेन बातें आपको बताऊंगा जिनसे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर इतनी ऊंचाइयों को छूने में सफलता प्राप्त की। तब वो जब संविधान सभा में आए तो ये प्रयास किया गया कि उनको कुछ समितियों में रखा गया, जरूर मौलिक अधिकार समिति में, ध्वज समिति में, कुछ समितियों में उनको रखा जरूर गया। लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि वो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य बने, नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि अम्बेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य बनाए जाने चाहिए। उनमें सरदार पटेल भी थे। जब इनको संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया
27 अगस्त 1947 को, तो संविधान सभा के एक सदस्य ने सरदार पटेल से कहा था कि आपने अंबेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य क्यों बनाया? वो तो गांधी जी के आलोचक थे, बहुत बड़े आलोचक हैं, वो कांग्रेस के विरोधी हैं, ये आपने बहुत गलत काम किया। तो सरदार पटेल ने कहा था कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? हमने इस कार्य के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को चुना है। वो समझ चुके थे कि विधि शास्त्र के क्षेत्र में हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। ये अलग बात है कि प्रारूप समिति में बहुत सारे एडवोकेट थे, लेकिन विद्वता में, ज्ञान में और तर्कशीलता में, वाक्पटुता में अम्बेडकर जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, प्रमुख निर्माता कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि मुझे आप संविधान का निर्माता मत कहिए। जब राज्यसभा में वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने संबोधित किया भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय संविधान का निर्माता नहीं हूँ। संविधान का निर्माण तो बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं तो उसका एक अध्यक्ष था, मुझे बाद में अध्यक्ष बनाया गया, तो मेरा जो दायित्व था, मुझे जो दायित्व सौंपा गया, मैंने वो काम किया। ये उनका बड़पन था। वस्तुतः अगर हम देखें संविधान के निर्माण के इतिहास को, तो संविधान का निर्माण तो बहुत पहले प्रारंभ हो चुका था। डॉक्टर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति में बहुत बाद में आए। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उन उद्देश्य प्रस्तावों में संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, उसकी सारी विवेचना की गई थी, और संविधान का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार बी.एन. राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इसी समिति ने भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप बनाया। इस समिति ने संविधान का जो प्रारंभिक प्रारूप बनाया, उसमें 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी। तो बाद में जब ये प्रारूप बन गया, 243 अनुच्छेद वाला प्रारूप बन गया, तब जो है प्रारूप समिति का निर्माण किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का, इस प्रारूपण समिति का कार्य क्या था? ये कार्य सौंपा गया कि आपके पास हम जो दस्तावेज भेज रहे हैं उसको आप पढ़िए अच्छी तरह से, क्योंकि प्रारूप समिति में सारे महत्वपूर्ण विधिवेत्ता थे। तो उनको ये दायित्व सौंपा गया कि आप इसको पढ़िए, और कहीं अगर कोई संशोधन करना है, जोड़ना घटाना है, तो उसको आप कीजिए, और इस ड्राफ्ट को जो है फाइनल रूप प्रदान कीजिए। ये दायित्व उनको सौंपा गया था। संविधान बन चुका था, तो डॉक्टर अंबेडकर को पहले प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया, और फिर जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति का। तब उन्होंने जो है उसका जो संविधान का प्रारूप बनाया गया था उसका विधिवत अध्ययन किया। प्रत्येक धारा पर, प्रत्येक अनुच्छेद पर सदस्यों के बीच में चर्चा हुई। होता ये था कि जब भी कोई चर्चा होती थी तो अंबेडकर का जो सुझाव होता था, मार्गदर्शन होता था, तर्कशीलता होती थी, विद्वता होती थी, कानून की उनकी जो जानकारियाँ थी, वो सबका पथ प्रदर्शन करती थी, और सब लोग उन्हीं के मतलब तर्कों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रारूप को, उसके विभिन्न अनुच्छेदों को फाइनल शेप प्रदान करने का काम करते थे। तो संविधान की प्रारूप समिति ने जो कार्य किया, उस कार्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने केवल प्रारूप का विधिवत रूप से अध्ययन नहीं किया, प्रत्येक प्रारूप को अच्छी तरह, प्रत्येक अनुच्छेद को, आर्टिकल को, प्रत्येक भाग को अच्छी तरह से पढ़ा और उसमें संशोधन किया, उसको नया रूप प्रदान किया, और फाइनल जो प्रारूप बना उसमें फिर 395 अनुच्छेद और फिर जो है 8 अनुसूचियाँ और जो है 22 उसके भाग थे।
आज तो मतलब जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, पर उस समय जो प्रारंभिक प्रारूप था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये 395 जो अनुच्छेद बनाए गए, उसके निर्माण में अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैसे रही, मैंने आपको बताया कि संविधान सभा में जब विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा होती थी, विचार विमर्श होता था, तो सभी लोग अम्बेडकर की ओर देखते थे कि ये क्या कहते हैं, इनका क्या सुझाव है, वो क्या चाहते हैं। और अम्बेडकर जैसा कहते थे, जैसा मार्गदर्शन करते थे, उसके अनुसार प्रारूप को अंतिम मतलब जो है फाइनल शेप प्रदान की जाती थी। ये उस महान व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण काम था। उन्हीं की कृपा से ये जो संविधान है वो बन करके तैयार हुआ। और संविधान के निर्माण में जो उनकी भूमिका है, अहम भूमिका थी, उसी के कारण उनको भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है। तो ये संविधान के निर्माण में उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो योगदान है, वो इस प्रकार से था। अब संविधान बना, आप सुनने की इच्छा रखते हैं कि सुप्त अवस्था में तो नहीं चले गए। कभी कभी यह होता ना, बोलने वाला बोलता रहता है, अन्य लोग मतलब धीरे धीरे निंदा में प्रवेश कर जाते हैं अथवा समाधिस्थ हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं तुरंत अपने वक्तव्य को विराम दे दूंगा, और अगर थोड़ा सुनने की क्षमता हो, सामर्थ्य हो, तो थोड़ी 2-4 बातें और कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। क्योंकि जब कहीं नाचने गाने का कार्यक्रम होता है, कीर्तन का कार्यक्रम होता है, गाने बजाने का होता है, काव्य मतलब पाठ का होता है, तो सब सुनने वाला भी रुचि लेता है और सुनाने वाला भी रुचि लेता है। और इस प्रकार के जो गंभीर विषय हैं, इसमें सुनाने वाला चलो थोड़ा बहुत सुना भी ले, सुनने वालों की सामर्थ्य जो है धीरे धीरे जवाब देने लगती है। मैंने 44 साल तक अध्यापन कार्य किया। 42 साल तक तो मैं इसी विश्वविद्यालय में 42 साल तक मैं इसी विश्वविद्यालय में मैंने अध्यापन कार्य किया। ये मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रोफेसर हिमांशु बौड़ाई और प्रोफेसर MM सोमाल जी, और हमारे सहयोगी हैं प्रोफेसर दीपक कुमार, सब हमारे साथी रहे हैं। तो मुझे अच्छी तरह से ये पता है, किंतु जानकारी है, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर इतना ज्ञान जरूर है कि होता क्या है जब आदमी सुनाने लगता है तो सुनने वालों की क्या स्थिति होती है। तो ये मैंने अपने जीवन में देखा भी है और अनुभव भी किया है। तो आप अगर सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा 2-4 बातें मैं और कहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब संविधान का निर्माण बन गया, अब संविधान पर तो पूरी चर्चा हो नहीं सकती, कई दिन लग जाएंगे बहस करते करते, लेकिन मैं थोड़ा सा इस प्रस्तावना पर चर्चा करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, इस प्रस्तावना पर चर्चा जरूर करूँगा। क्योंकि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है। अगर आप इसको समझ लीजिए तो आधा संविधान आपकी समझ में आ जाएगा। इस प्रस्तावना में संविधान का सार है कि संविधान किन आदर्शों को चाहता है, किन मूल्यों के लिए समर्पित है, इसकी क्या अपेक्षाएं हैं, इसकी क्या आकांक्षाएं हैं, ये इस प्रस्तावना में दिया गया है। तो ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान का अनिवार्य भाग है। एक बार न्यायालय में विवाद गया 1960 में, कुछ लोगों ने कहा साहब ये संविधान का अंग है कि नहीं है, तो उस समय न्यायालय ने कहा कि ये संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बीरू भारी नामक केस में 1960 में न्यायालय ने ये निर्णय दिया। लेकिन 1973 में फिर ये मामला वहाँ गया सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना तो संविधान की कल्पना की ही नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कहा साहब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा नहीं, संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्तावना में आधारभूत ढांचे से संबंधित जो बातें बताई गई हैं उनमें संशोधन संभव नहीं है। इस प्रस्तावना में जो आधारभूत बातें, आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं संविधान के, उनमें कभी भी संशोधन संभव नहीं है। तो ये प्रस्तावना क्या है? वैसे तो होना तो ये चाहिए कि संविधान जो है सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग के छात्र हों या वाणिज्य के छात्र हों, किसी अन्य साइंस के छात्र हों, कहीं के भी छात्र हों, सबको संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि जब हमें संविधान के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं होगी, अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी, फिर हमें जो है देश की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके कार्यकलापों के बारे में जानकारी नहीं होगी और हम पढ़े लिखे होकर भी अन्य व्यक्ति की तरह से व्यवहार करेंगे। तो संविधान की शिक्षा जो है सबको दी जानी चाहिए। अब नई शिक्षा नीति में थोड़ा सा सरकार का ध्यान शुरू गया, लेकिन ये आज के समय की आवश्यकता है। संविधान की जानकारी के साथ ही साथ अम्बेडकर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर और भारतीय संविधान एक दूसरे के पूरक हैं। अगर संविधान, वैसे भी जब कभी संविधान की चर्चा होती है, संविधान के बारे में कोई बहस होती है, संविधान के लेकर के कोई विवाद पैदा होता है, तो अम्बेडकर की ओर हम जरूर देखते हैं, उनको हम अवश्य याद करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है। इसमें क्या कहा गया है, मैं अपने शब्दों में बोलूँगा, इसमें आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, उन सब में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए फिर आगे क्या कहा गया है, उन सब में क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर के इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना के शब्द हैं। तो अगर आप इस अभी एक जो आदर्श एक शब्द है तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। क्या कहेंगे, सुन रहा, वो तो क्या होता है, आप तो सोएंगे, मैं ही सो जाऊंगा। सुन रहा था जमाना बड़े शौक से, आप ही सो गए दास्तां कहते कहते, थोड़ा सा आप नींद में मुझे आ गए। तो ऐसी स्थिति न आए, न आप सोएं न मैं सोऊं, तो मैं थोड़ा सा 1-2 मूल्यों पर चर्चा करूँगा। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण जो बातें बताई गई हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आप जानते हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हुआ कि हम मतलब आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं। गणराज्य मतलब भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वो निर्वाचित व्यक्ति होगा, कोई वंशानुरूप राजा नहीं होगा। इसमें जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है, धर्म उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं, आधारभूत स्वतंत्रताएं हैं। हम सबको विचार तथा अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी प्रकार के समाजवादी आदर्श संविधान में निहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 ये जो है समानता के विभिन्न आदर्शों से संबंधित है। जैसे विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग आधार पर भेदभाव का अंत किया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में जो है सरकारी उपाधियों का अंत किया गया है। तो 14 से 18 तक ये है। 19 अनुच्छेद में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। तो इस तरह से 19-20 में, फिर 22-23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में, फिर धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है 25 से 28 के बीच में। तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्र दूसरे विषय के होंगे, उनकी जानकारी के लिए, राजनीति विज्ञान के छात्र जो जानकारी रखते हैं, दूसरे छात्रों की जानकारी के लिए, संविधान में ये जो मतलब समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द है ये बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया। भारतीय संविधान में लोकतंत्र, वो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द
मतलब 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अनुच्छेद 2 के द्वारा जोड़े गए। पहले नहीं थे ये शब्द, बाद में जोड़े गए। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भारतीय संविधान 1976 से समाजवादी बना, 1976 से पंथनिरपेक्ष बना। भारतीय संविधान तो पहले से ही समाजवादी था। प्रमाण क्या है? मैंने आपको बताया, समानता और समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, विधि के समक्ष समानता और मतलब जो है सबको समान अवसर मिले, ये तो संविधान में पहले से ही विद्यमान है। समाजवादी आदर्श संविधान में पहले से ही थे, ये कोई नई बात नहीं। आर्थिक समानता की बात है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 3940 को पढ़ लीजिए, उसमें आर्थिक समानता की बात है। तो समाजवादी आदर्श संविधान में पहले से ही नहीं थे। अब रही पंथनिरपेक्षता की बात। पंथनिरपेक्ष भी भारतीय संविधान पहले से ही था। इसका प्रमाण क्या है? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 जो है ये पंथनिरपेक्षता को प्रतिबिंबित करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या क्या कहा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को माने, जिस भगवान को माने, उस पर आपको फैसला कर सकते हैं, आपको छूट है। फिर अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या है? धर्म के आधार पर कर की अदायगी से छूट। अनुच्छेद 28 में क्या है? राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो पहले से ये पंथनिरपेक्ष रहा है। तो भारतीय संविधान मूल रूप से जो अम्बेडकर ने बनाया था वो पहले से ही समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष रहा है, कोई डाउट नहीं। तो फिर आप कहेंगे साहब ये मतलब 1970 में उनके मन में क्या कीड़ा घूमा कि उन्होंने संविधान में जो है समाजवादी शब्द जोड़ दिया, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। वो इसलिए जोड़ा, क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि भारतीय संविधान के समाजवादी और पंथनिरपेक्ष स्वरूप को लेकर के किसी के मन में किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति न रहे। संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ये व्यक्ति समझ में आ जाए कि हम तो पंथनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ये सबके दिमाग में आ जाए कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत समाजवादी गणराज्य है, इसलिए ये शब्द बाद में जोड़े गए। तो ये आधारभूत सिद्धांत हैं संविधान के, जिनके लिए हमारा संविधान समर्पित है। थोड़ा सा अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से चर्चा करें तो खेद होता है, दुख होता है। संविधान तो इतना बड़ा, ऊंचे ऊंचे आदर्श, विश्व का अनूठा संविधान, विश्व का विस्तृत संविधान, एक बड़े लोकतांत्रिक राज्य का संविधान, एक गतिशील संविधान। दुनिया में हमारे साथ जो देश स्वतंत्र हुए उनके संविधान बदल गए, वहाँ निरंकुश शासन स्थापित हो गए, हमारा संविधान बदला नहीं, चल रहा है। कई देशों के संविधान हमारे साथ बने, कई बार टूटे, खत्म हो गए, नए संविधान बन गए, नई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में आ गई, लेकिन हमारा संविधान अभी चल रहा है। ये इसकी विशिष्टता है, सतत गतिमान। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन होता है, ये संशोधित किया जा सकता है। 104 संशोधन हो चुके हैं। बहुत प्रगतिशील संविधान है, विशिष्ट संविधान है, बहुत उत्कृष्ट संविधान है, विश्व का अनूठा संविधान है। इसलिए तो है कि जब सारे दुनिया के संविधान इसके साथ के बने हुए मिट गए, अस्तित्व को खो चुके, ये आज भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। पक्ष के राजनीतिज्ञ हों, विपक्ष के राजनीतिज्ञ हों, हमेशा सब लोग संविधान की दुहाई देते हैं। क्या कहते हैं डिबेट्स में? देश आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। आपस में विश्वास भले ही न हो, लेकिन संविधान में उनकी आस्था है। ये कम बात है। तो मैं आपको कहता हूँ, आपसे कह रहा था कि कुछ दुख होता है। दुख क्या होता है कि इतना अच्छा संविधान होते हुए भी हमारे आचार व्यवहार में वो बातें नहीं दिखाई देती हैं जो दिखाई देनी चाहिए थी। आज भी जाति के आधार पर भेदभाव दिखाए जाते हैं, देखे जा सकते हैं। आज भी कहीं कहीं ऊंच नीच का भेदभाव प्रचलित है। आज भी कहीं दलितों का शोषण होता है। आज भी आए दिन महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएँ घटित होती हैं। इतने हमारे उच्च आदर्श हैं, अंदर से हम उतने ही खोखले हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि अगर संविधान विफल होता है तो इसमें संविधान का दोष नहीं है, यह उन व्यक्तियों का दोष है जो उसका संचालन करते हैं। इसी बात के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इतनी धन्यवाद सर। मुझे आशा है पूरी
कि सर ने संविधान की संरचना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान की जो विशेषताएं उनके बारे में जो बताया, उससे हमारे विद्यार्थियों का ज्ञान समृद्धि जरूर हुई होगी। सर के विषय पे पकड़ पे तो कोई डाउट ही नहीं है, निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि सर तो इतना अच्छा अध्ययन सर का पूरा करियर रहा है, तो विषय को तो कोई बात ही नहीं करी। लेकिन सर की जो खास बात मुझे लगी आज, मैं तो सर को पहली बार सुना था, कटाक्ष करने की क्षमता। सब लोग बोलने के कई तरीके होते हैं कि कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सर ने जैसे सबको बोला कि सबको लगा कि हम सुन नहीं रहे हैं और बात बुरी भी नहीं लगी। तो जो बात थी सर की कटाक्ष करने की क्षमता, उसके लिए सर धन्यवाद सर। अब बारी है आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर आर.सी. भट्ट के उद्बोधन की। बट उससे पहले मैं सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। सर प्रोफेसर आर.सी. भट्ट सर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एज अ प्रोफेसर सर ने अपनी सेवाएं दी हैं, और अपनी सेवा काल में सर ने कई सारी पीएचडी, कई सारे रिसर्च पेपर, सेमिनार्स और बहुत सारे एकेडमिक काम जो करते हैं सर ने उनको अच्छी तरह से किया। उसके बाद सर ने विश्वविद्यालय में एज ए एग्ज़ाम कंट्रोलर का दायित्व संभाला, और सर के टाइम पे फिर जो सारी परीक्षाएं अस्त व्यस्त थी, कुछ शेड्यूल आगे पीछे हो रहे थे, वो सारे स्ट्रीमलाइन हो गए, और वो कोरोना तक बहुत अच्छे से चल रहे थे। कोरोना के बाद में चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन सर के टाइम तक वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन पूरी तरह थी। और उसके बाद सर की क्षमता और बाकी चीज़ों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने उनको विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति बनाया है, और हम आभारी हैं, और हम सर सब देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आपको बुलाना चाहूँगा सर आपके अध्यक्षीय भाषण के लिए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर उपाख्य बाबा साहेब, ऐसे व्यक्तित्व पे बोलना जितना आसान लगता है, क्योंकि इतना लिखा गया, इतना पढ़ा गया, इतना चर्चित, लेकिन कभी कभी कठिन भी हो जाता है, क्योंकि उनके बारे में इतना अधिक सुना गया, पढ़ा गया, लिखा गया है कि सभी लोग उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पे जानते हैं। तो मंच को सम्मानित मंच को नमस्कार करते हुए अपने वरिष्ठ और सहयोगियों को, छात्रों को, 100 छात्रों को जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं इस विषय पे आपके सामर्थ्य की ज़्यादा परीक्षा न लेते हुए संक्षेप में अपना व्यक्तित्व रखने की प्रयास करूँगा। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं डॉक्टर साहब के इतने बहुमुखी व्यक्तित्व में किस विषय पे चर्चा करूं। सामान्यतः एक लेमैन या एक आम आदमी के सामने डॉक्टर अंबेडकर दलितों, पिछड़ों के मसीहा, एक पॉलिटिकल राजनीतिक नेता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, संविधान विशेषज्ञ, लगभग ऐसे ही हम उनको ज़्यादा जानते और समझते। तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा इन सबसे हट करके एक अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर 2-4 बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूं, क्योंकि मूलतः बाय एजुकेशन, बाय क्वालिफिकेशन, बाय ट्रेनिंग वो एक अर्थशास्त्री थे। परिस्थितियों ने उनको एक राजनीति के क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रवेश किया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए अर्थशास्त्र विषय और आर्थिक मुद्दों पे एक तरह से उनके जीवन से बड़े गहरे जुड़े हुए विषय रहे हैं, और अपने स्टूडेंट लाइफ से ही अर्थशास्त्र विषय से वो काफ़ी विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं।
उन्होंने जो ग्रेजुएशन में भी उनका कोर सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक्स, और उसके बाद उनकी जितनी भी आगे की एजुकेशन हुई है वो इकोनॉमिक्स में हुई है, अप टू द पीएचडी, और दुनिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूशंस में, सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। संभवतः इस सब ने अम्बेडकर को अम्बेडकर बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बड़े अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र के विषय में विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय रहे हैं। पिछली शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में उनके द्वारा किए गए कामों की चर्चाएं इकोनॉमिक्स के फील्ड में रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों और पिछड़ों के मसीहा के रूप में, संविधान के विशेषज्ञ के रूप में ही उनकी चर्चा होती है। उनके अर्थशास्त्रीय पक्ष को कभी भी उभारने का प्रयास नहीं किया। एक ब्रिलियंट, एक्सीलेंट इकोनॉमिस्ट को लोगों ने बुलाया। डॉट साहब की पहचान एक अर्थशास्त्री के रूप में शायद इसलिए भी नहीं बन पाई, हम केवल एक रेफरेंस के लिए कहीं पे चर्चा कर देते हैं कि ये इनका पीएचडी का थीसिस था, कि वहां से उन्होंने पीएचडी की। केवल इतना ही रेफरेंस सामान्यतः उनकी बारे में जब हम चर्चा करते हैं वो आता है। लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में शायद उनकी पहचान इसलिए भी नहीं बन पाई कि 1923 में 1923 में जब भारत लौटे दूसरी बार, तो उसके बाद से वो देश की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो। He dedicated his entire life for this cause। और इसलिए इकोनॉमिक्स में जो उनके रिसर्चेज थे उसको वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। संभव भी नहीं था एक पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट के लिए। भारत आने के बाद देश में जो व्याप्त सामाजिक कुरीतियां थी उसकी समाप्ति के लिए और सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते हुए उनको कहीं उनके कार्यों को अगर देखा जाए तो इन सारे कार्यों में भी आर्थिक पक्ष उसके साथ जुड़े रहे। उनकी जो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी थी, जो ट्रेनिंग थी, वो कहीं ना कहीं उसमें परिलक्षित होती रही है। वे महिलाओं के साथ साथ दलितों और महिलाओं, इन दोनों को उन्होंने बार बार इक्वली सपोर्ट किया है अपने आंदोलनों में और अपने लेखों में। और इसीलिए उनका मैसेज बार बार एक ही चीज होती थी। उनका मानना था कि आर्थिक उत्थान के बिना, अभी शिक्षा की बात हो रही थी, वो भी एक पहलू रहा होगा निश्चित रूप से कि शिक्षा के बिना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इसका बार बार जिक्र किया कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं है। डॉट साहब ने बहुत सारे विषयों पर इकोनॉमिक्स में, और बड़ा मतलब आज के संदर्भ में भी हम जब देखते हैं, आज भी जब हम रुपये का अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, महंगाई दर, ये सारी बातें करते हैं, तो ये डॉक्टर साहब 1920 और 18 में कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने भारतीय मुद्रा की समस्या, महंगाई, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, नेशनल डिविडेंड, ब्रिटिश भारत में जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, और सबसे इंटरेस्टिंग है उनका प्राचीन भारत में वाणिज्य, ट्रेड इन कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
ये सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिन पर केवल उन्होंने रिसर्च नहीं की, केवल रिसर्च ही नहीं किया, ही हैज गिवन वैल्यूएबल सजेशंस, उपाय भी बताए करेक्शन की, कि कैसे जहां पे कमियां हैं उनको ठीक किया जाए। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व के लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उनके अर्थशास्त्र विषय की समझ और उनके योगदान की प्रशंसा की है, मेंशन किया है उसको। और सामान्यतः उस समय के कंटेम्पररी जो इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड के, उन्होंने उनके रिसर्च पे अपने ओपिनियंस और कमेंट दिए। अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने डॉक्टर साहब का उल्लेख करते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र विषय में डॉक्टर अंबेडकर मेरे पिता हैं, और उनका वर्क इसलिए ऐतिहासिक है कि आज की दृष्टि से अगर हम अंबेडकर के इकोनॉमिक्स में किए गए वर्क को पढ़ते हैं तो आपके सामने पूरा हिस्ट्री है, 100 साल पहले का काम। 1913 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए बड़ौदा के महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दी। 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये सारी चीज़ें आपके उसमें है। 1917 में पीएचडी किया। उनका एमए का बड़ा फेमस हुआ, एमए का डिजर्टेशन, जस्ट इमेजिन, एमए का उनका डिजर्टेशन का टॉपिक था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। सामान्यतः ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, मोस्टली हिस्टोरियंस ने इकोनॉमिक हिस्ट्री में और इसमें ये लोग लिखते रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी इकोनॉमिस्ट ने अटेम्प्ट किया है हिस्ट्री को। तो एक अर्थशास्त्री ने इतिहास के एक ब्रिलियंट पक्ष को लिखा है, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। तो ये प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के ऊपर किसी अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, पहला वर्क। इसी वर्ष उन्होंने एक और पेपर पब्लिश किया और बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन था वो समय। वो था 1917 में ही उन्होंने एक इसी साल 15 में ही उनका रिसर्च पेपर था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करने वाला एक ऑथेंटिक पेपर। अभी तक पॉलिटिकल लोग बोलते थे, कांग्रेस के लोग, गांधी, नेहरू और दूसरे ये लोग बोलते थे, लोग सीरियसली नहीं लेते थे। फर्स्ट टाइम एक इकोनॉमिस्ट, एक एकेडमिशियन उन पॉलिसीज के ऊपर विद प्रूफ बात कर रहा है, और इट वॉज बिग एक्सपोजर। अमेरिका के बहुत से टैबलॉइड ने इसे छापा, आम आदमी की भाषा में। उसके बाद तो एक ये बहुत बड़ा काम था उस समय के हिसाब से। 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो उनकी पीएचडी उनको मिली, आप जानते हैं वन ऑफ द, आज भी लोगों का सपना होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज भी इसको लेकर के राज्यों में और केंद्र में चलता रहता है इशू। ये डॉक्टर साहब 1918 में इसी पे पीएचडी कर रहे हैं। द नेशनल डिविडेंड, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। ये इनका कोलंबिया का पीएचडी का जो है ये टॉपिक था।
इसके बाद उन्नीस 1918 से लेकर 1920 तक ये भारत आए और उन्होंने जो है बॉम्बे के कॉलेज में, शायद सिडेनहम कॉलेज, अभी मैं गूगल में देख रहा था, मुझे मिला नहीं ये कॉलेज अभी है कि नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के ये प्रोफेसर रहे। 2 साल उन्होंने बॉम्बे में पढ़ाया और खास तौर से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, उनके उस समय के स्टूडेंट एक्सप्लेन करते हैं, कई इंपॉर्टेंट नाम भी हैं उनमें, जिसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से, अभी तक मोस्टली इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग थे मोस्टली ब्रिटिश प्रोफेसर्स थे, लेकिन पहली बार एक इंडिया का आदमी बहुत टॉप इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होकर के इकोनॉमिक्स को समझा रहा था और भारत की इकोनॉमी के और भारत के ग्रोथ के लिए, भारत के आम आदमियों के लिए क्या इकोनॉमी का क्या पॉलिसीज होनी चाहिए थी, इसकी समझ रख रहा था, वो बता रहा था। और उन्होंने 2-3 चीज़ों में बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा समझना चाहिए कि उन्होंने कुछ व्यावहारिक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात है कि वो थियोरिटिकली बात नहीं करते थे। मैंने शुरू में भी कहा कि वो सैद्धांतिक सिद्धांत को ही नहीं रखते थे, वो उसके व्यावहारिक उपायों की चर्चा करते थे कि कैसे किसी में सुधार लाया जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो एस्पेक्ट मुझे दिखा वो था कि वो मानते थे कि सबसे पिछड़ेपन का जो सबसे मुख्य कारण है वो है, उसको बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होना चाहिए पिछड़ेपन को, वो है भूमि व्यवस्था में बदल, लैंड यूज पैटर्न एंड लैंड मैनेजमेंट, भूमि व्यवस्था। और तभी कृषि को कृषि में ग्रोथ लाया जा सकता, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि विदाउट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर संभव नहीं है कि भारत के पिछड़ेपन को, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो एक फ्रेंच वर्ड आता है, शायद लेसेस फेयर, सही बोल रहा हूं मैं? यानी एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप, इसके वो विरोधी थे। ही नेवर सपोर्ट द फ्री मार्केट, एक तरह से हम कहें। और दूसरा साइंटिफिक सोशलिज्म का भी उन्होंने विरोध किया, इसके भी वो तो हस्तक्षेप की नीति और वैज्ञानिक समाजवाद, ये जो है ये इसका वो सैद्धांतिक रूप से इसका वो विरोध करते रहे हैं। और इसके बाद फिर से, यानी एक इकोनॉमिस्ट के लिए ये फिर से दोबारा पढ़ने का जो उनको लगा, और फिर वे 1920 में एमएससी करने चले गए, एमएससी इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो उन्होंने डिग्री की, दैट वाज एमएससी इकोनॉमिक्स में। और उनका एमएससी का जो डिजर्टेशन था, दैट वाज प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और उसके बाद 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही उन्होंने DSc, नॉट PhD, बहुत सारे लोग PhD कह रहे हैं, दैट वाज द डिग्री ऑफ DSc, जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1923 में उनको मिली थी। और अर्थशास्त्र में इसका भी था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। आज भी वो पहली बार करेंसीज के अवमूल्यन को लेकर के एक विस्तृत शोध उन्होंने किया था, खासतौर से इंडियन करेंसी को लेकर। तो ये टॉपिक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन भी दिया है। तो इस थीसिस में उन्होंने रुपये के अवमूल्यन को लेकर के उसकी समस्या और उस पर शोध किया। इंडियन करेंसी को लेकर के उनका एक बहुत दुख है, 2 चीज़ों में उन्होंने बहुत किया। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोधी नहीं थे, वो बड़े स्तर पर भारत का
भारत के औद्योगिकरण की वकालत करते थे, लेकिन वो कहते थे जितनी तेजी से औद्योगिकरण होना चाहिए उससे अधिक तेजी से कृषि का ग्रोथ भी होना चाहिए, और विदाउट द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर भारत का विकास संभव नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी, एक तो ग्रामीण इकोनॉमी के लिए और दूसरा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए, दोनों के लिए एग्रीकल्चर का ग्रोथ आवश्यक है। और उसके लिए जैसे मैंने शुरू में बात की कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो चीज़ होने वाली है, होनी चाहिए या करनी चाहिए, वो भूमि व्यवस्था पर। और बाद के काल में आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद और बहुत सारे लोगों ने भू आंदोलन, विनोबा भावे तो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं इस बात के लिए, भू आंदोलन के लिए काम किया है। जिस चीज़ की वकालत डॉक्टर अम्बेडकर अपने 20 और 25 के दशकों में 20 और 25 ईस्वी में कर रहे हैं। तो दूसरी बात, उन्होंने एक और चीज़ जो वो खास तौर से जो भूमि का जो जिसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए वो बार बार बात कर रहे हैं, वो महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के कह रहे हैं कि आप अगर आबादी के, देखो इस बात का भी उन्होंने बड़ा विरोध किया कि अगर ट्रेड है, बिजनेस है, तो वो एक सर्टेन कम्युनिटी के लोग ही कर रहे हैं। वाई भाई उस दौर में अगर आप 20-25 की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण दुकानदारी भी कर रहा होगा, उसको भी लगता था। यानी एक सर्टेन कम्युनिटी ने उसको अपना वो बना लिया था। उन्होंने कहा कि ये जो एक वजह है ये नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, कॉमर्स के लिए और ट्रेड के लिए, ये सबके लिए ओपन होने चाहिए, सबके लिए खुलने चाहिए। खुले, ये धीरे धीरे खुले, लेकिन ये इस बात की वकालत उसमें की गई महिलाओं के, क्योंकि 50% पॉपुलेशन है। अगर आप महिलाओं को छोड़ देंगे आर्थिक भागीदारी में, तो किसी भी देश का, किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है। और आज आप दुनिया में देख सकते हैं जिन जिन देशों ने महिलाओं को भागीदारी दी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है, उन देशों ने ग्रोथ किया, उन देशों ने विकास किया। तो मैं एक थोड़ी सा छोटा सा विषय, थोड़ा विस्तार में है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने एक छोटा सा परिचय उनके एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, जो अक्सर हम छोड़ जाते हैं। मैंने कई बार अपने अर्थशास्त्र के मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैंने कहा यार कम से कम किसी एक रिसर्च स्कॉलर को ऐसा तैयार करो जो कि उनके इकोनॉमिक थॉट के ऊपर काम करे। आप आपने अंबेडकर की जो बहुप्रतिभाशाली ट्रेंड एक स्पेशलिस्ट हैं इकोनॉमिस्ट के, वो सोशल मूवमेंट में आए, पॉलिटिकल मूवमेंट में आए, तो वो देश की परिस्थितियां, समाज की परिस्थितियों को देख करके आए। उनके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था बचा हुआ। डेफिनेटली वी मिस अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। हमने एक बड़े महान अर्थशास्त्री को मिस किया है इसके पीछे। अगर वो पढ़ा रहे होते तो पता नहीं कितने और अधिक अर्थशास्त्री उनके द्वारा निकाले गए होते, बनाए गए होते उनके द्वारा। बट परिस्थितियां थी, और जहां उन्होंने काम किया वो भी अद्भुत था। संघर्ष किया जीवन भर, लेकिन अचीव किया देश के लिए, समाज के लिए। तो वर्तमान समय में भी, मैं 2 शब्द कह करके खत्म कर रहा हूं, वर्तमान समय में भी अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं, अभी भी जो है, अभी भी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने असमानता में केवल व्यक्तिगत असमानता की बात नहीं की है, मैन टू मैन वाली असमानता, उन्होंने क्षेत्रीय असमानता को भी अर्थशास्त्री जब वो बात करते हैं, रीजनल बैकवर्डनेस, तो व्यक्तिगत और क्षेत्रीय असमानताएं, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा का यानी रुपये का जो अवमूल्यन, ये आदि से संबंधित जितने भी गंभीर विमर्श
डॉक्टर अंबेडकर के शोधों में देखा जा सकता है। ये सारे विमर्श जो आज भी हमारे सामने हैं। तो अंत में मैं इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को, प्रोफेसर दीपक जी और अपने दूसरे जितने भी अपने हमारे सभी सहयोगी हैं, प्रसाद, आलोक जी, विनीत जी और दूसरे अपने सभी सहयोगी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज भारत के एक ऐसे महान सपूत को उनके जन्मदिन पर स्मरण करने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हम सबको अम्बेडकर एज ए इकोनॉमिस्ट उस पहलू से रूबरू कराने के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हम सब अम्बेडकर के सोशल योगदान के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल योगदान के बारे में जानते थे, लेकिन आपने जो आज एक नया पहलू बताया उसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। जैसे आप ही ने बताया कि अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हिस्ट्री पे काम किया, और मुझे लगता है आज आप एक हिस्टोरियन हैं और उन्होंने इकोनॉमिक्स पे काम किया है, तो वो एक कौन सी डेस्क बोल सकते हैं सर? को नमन करते हुए मैं 132वीं जयंती के अवसर पर इस सम्रांत सभागार में मंचासीन हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर RN गैरोला सर, विश्वविद्यालय के हमारे परम सम्मानित प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर RC भट्ट सर, देश के समन्वयक प्रोफेसर MM सेमवाल सर, और जो हमें हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते रहती हैं मैडम समय समय पर विश्वविद्यालय की डीन ह्यूमैनिटीज़ एंड ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर हिमांशु बाड़े मैम, इन सभी, और हमारे बड़े भाई जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कुछ नया करने के लिए, प्रोफेसर दीपक कुमार सर का मैं हार्दिक स्वागत और पुनः अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी कविता है, मैं उससे अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है इस कविता को बार बार दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी अज्ञात किसी व्यक्ति ने लिखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत सरल भाषा में बाबा साहब के पूरे चिंतन और विमर्श का निचोड़ है। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी इस कविता को मैं जाता हूँ कार्यक्रमों में तो मैं दोहराता हूँ, तो मुझे लगता है कि दोहराई जानी चाहिए, तो मैं यहीं से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। कुछ चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वो आपको डिटेल में समझाएंगे अम्बेडकरवाद और इसके लक्ष्य क्या हैं। गूंगों को ज़ुबान, बहरों को कान, कस्तूरबा को पतिदान, गांधी को प्राणदान, दलित को सम्मान, महिलाओं को अधिकार समान, भारत को संविधान, सारे विश्व को बौद्ध धम्म का ज्ञान, ऐसे थे बाबा महान, ऐसे थे बाबा महान। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भारतीय समाज में एक ऐसे पुरोधा होकर निकले जिन्होंने ज्ञान के जितने भी स्रोत हो सकते थे अवेलेबल उस समय, बाबा साहब अंबेडकर लगभग सारे स्रोतों तक उनकी अपनी पहुंच थी। अगर हम देखें कि बाबा साहब अंबेडकर का चिंतन, तो हम बाबा साहब अंबेडकर के चिंतन को, क्योंकि हम विश्वविद्यालय विधा में हैं, तो हमें बाबा साहब अंबेडकर ने क्या काम किए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बता दिया है। तो मैं कुछ बाबा साहब का चिंतन का जो मेन पर्सपेक्टिव थे, मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, हमारे छात्र बैठे हैं, हमारे शिक्षक भी बैठे हुए हैं, जो कि वो तो रिसर्च करते ही रहते हैं इन विषयों पे। तो बाबा साहब अंबेडकर के चिंतन के 4 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव बाबा साहब अंबेडकर का चिंतन का है, वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। बाबा साहब अंबेडकर ने जब जाति को पढ़ा, तो उन्होंने केवल जाति को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में नहीं पढ़ा बाबा साहब अंबेडकर ने। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जाति को जब पढ़ा, तो उसका पूरी
उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको शुरू से पढ़ा, वर्ण कहाँ से शुरू हुए, जातियाँ कहाँ से आईं, हिंदू सोशल ऑर्डर में अनटचेबिलिटी कहाँ से शुरू हुई। तो उनका जो बाबा साहब का जो पहला जो रिसर्च पेपर आया 1917 में, कास्ट्स इन इंडिया, इट्स जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड स्प्रेड, जो कि सोशल साइंस के, अमेरिका के सोशल साइंस के एंटीक्वेरी जर्नल में छपा। तो बाबा साहब का चिंतन जो था वो हिस्टोरिकल था। दूसरा जो पर्सपेक्टिव बाबा साहब अम्बेडकर का था, दूसरा पर्सपेक्टिव बाबा साहब का अम्बेडकर का जो पर्सपेक्टिव था वो था कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। बाबा साहब ने जब देश के संविधान की रचना करी तो उन्होंने विश्व के कई संविधान पढ़े। उन्होंने अमेरिका का संविधान पढ़ा, उन्होंने फ्रांस का संविधान पढ़ा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ा, आयरलैंड का संविधान पढ़ा, स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा और उसका कंपैरिजन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया और भारत को एक बहुत बेहतरीन संविधान दिया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण करी तो बाबा साहब, तब मोदी जी ने कहा कि ओनली होली बुक फॉर मी इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन और उनके अतुलनीय जो उस देश के लिए उन्होंने किया, तो उन्होंने संविधान की रचना करी। तो तीसरा जो पर्सपेक्टिव है बाबा साहब अम्बेडकर का, वह है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो बाबा साहब ने हर, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे समाज हो, तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसकी जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट मैटर की उन्होंने की, तो वो उनका ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव रहा कि किस किस तरीके से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई किसी में भी, किसी चीज़ में भी। इसलिए उनके चिंतन को काफ़ी डीप रूटेड और बहुत 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 अच्छा माना जाता है। और चौथा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पर्सपेक्टिव था वो था डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। उन्होंने विमेंस राइट्स के लिए काम किया। मैम ने आपको बताया कि कितना विमेंस के लिए काम किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट हो, और बायोलॉजिकली 50% होने के बाद भी अभी भी हमारा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हर लेवल पे भी हम लोग बहुत उसमें ट्रेसेस में ही है। अगर पार्लियामेंट में भी देखें तो इसमें भी महिलाएं 50% नहीं है, 50% क्या 5% भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव बाबा साहब अम्बेडकर का है। तो साथियों, हमें जो बाबा साहब के जो विचार हैं वो उन विचारों को हमें अपने जीवन में उतारना है। और जब तक हम बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं और उसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो ये खाली एक डिस्कशन होगा जो कि कमरे के बाहर जाने के बाद आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। आज का जो हमारा जो थीम था, उसका प्रोग्राम का थीम था हमारा रेलेवेंस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका। तो साथियों, जब संविधान आपका इतना लिबरल बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट करी, तो उस समय उनसे पूछा गया कि आप कैसे समाज की परिकल्पना करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसे समाज की परिकल्पना करता हूँ जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानव की गरिमा से ओतप्रोत हो। जो ये दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल बट बाबा साहब थॉट अबाउट द मेकिंग ऑफ सोसाइटी, इन द मेकिंग ऑफ सोसाइटी। तो समाज को बनाने के लिए अगर इंग्रेडिएंट आपके कैरेक्टर में नहीं है, तो हम आधुनिक भारत का निर्माण करने में कहीं ना कहीं अभी उस राह में है, लेकिन अब नहीं कर पाए हम लोग। तो अगर अब हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हम लोग आत्मसात करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश किसी भी लेवल पे हम लोग पिछड़ेंगे या हम लोग पीछे रह सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हाँ विराम देता हूँ, और क्योंकि हमारे दो विद्वान जन बैठे हुए हैं, उनको लंबा अपना उद्बोधन देना है। आप लोगों ने मेरी बात को पेशेंटली सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रसाद जी, आपने अपनी बात संक्षिप्त में और पूरे साथ। अब जितने भी श्रोता बैठे हैं उन सबके धैर्य की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। काफ़ी समय भी हो गया है,
तो आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था है, तो कृपया थोड़ा इंतजार करिएगा, हॉल से छोड़ के मत जाइएगा। और फिर से एक आपको घोषणा की, जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसका टाइटल था, जो भी होनी है, नेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी सेमिनार ऑन साइंटिफिक एंड सोशल अप्रोचेस टुवार्ड इनोवेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए पीसफुल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड। तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी अभी थोड़े दिन टल गई है और उम्मीद करते हैं कि मई के प्रथम सप्ताह में ये होनी है। उसके साथ एक क्विज़ कंपटीशन भी था, तो वो फिर से होगा। और अब मैं अपने अतिथियों के लिए अपने हम सब की तरफ से एक स्मृति चिन्ह, एक स्वागत और एक सम्मान चिन्ह के रूप में एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहूँगा। और उसके लिए हमारे साथ हैं बॉटनी डिपार्टमेंट से प्रीति निराला और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से सृष्टि, जो उसमें सहयोग करेंगे। तो मैं एक एक करके अपने कुछ फैकल्टी मेम्बर की हेल्प भी लेना चाहूँगा इसमें। तो पहले प्रोफेसर मुनेश कुमार और प्रोफेसर MS रावत सर आएँ, और हमारे वाइस चांसलर सर प्रो VC सर के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर आइए आराम से। हाँ सर, एक ही। इसके साथ में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विवेक फिजिक्स डिपार्टमेंट से और डॉक्टर ओम प्रकाश अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट से, वो आएँ। और हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर गैरोला सर के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करें। जो प्रोग्राम को मॉडरेट करते हैं, संचालन करते हैं, उनका कभी फ़ोटो नहीं आ पाता है। और मैं डॉक्टर विनीत सर, डॉक्टर देवेंद्र सर दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोफेसर हिमांशु बड़ाई मैडम के लिए एक टोकन ऑफ लव इस समिति की तरफ से। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कुलदीप टमटा और डॉक्टर विनय को कि वो आएँ और हमारे आज के कन्वीनर प्रोफेसर दीपक कुमार के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर कुलदीप। तो डॉक्टर ओम प्रकाश सर, आप ही को फिर से बुलाना चाहूँगा। अब मैं बुलाऊंगा डॉक्टर आलोक सर और डॉक्टर रोहित महार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से कि वो आएँ, और हमारे डेस्क के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सेम्बाल सर के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक और है आलोक सर। और इसके साथ अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राम साहू और डॉक्टर चरण सिंह के लिए कि कृपया आगे आएँ, और हमारे आज के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके लिए स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी का धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो मैं बस विद्यार्थियों को बाबा साहब का एक संदेश और देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, समाज को बदलने के लिए पढ़ो और आगे बढ़ो। उनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सिर्फ उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि आप पढ़ो और डिग्री लो। उनका मतलब था कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ो, डीपली पढ़ो, उसको समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो।
तो मैं समझता हूँ आज आप लोगों ने जितना सब हमारे विद्वानों ने हम बाबा साहब के बारे में, उनके विभिन्न कार्यों के बारे में बताया, तो आप उससे सीख लेंगे और अपने अपने लाइफ स्टाइल को, अपने स्टडी को चेंज करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब कार्यक्रम के अंत में मैं बुलाना चाहूँगा मेरे सहयोगी डॉक्टर आलोक सागर गौतम के लिए कि वो आएँ और धन्यवाद प्रस्तुत करें। डॉक्टर आलोक सर। थैंक यू सर। सभी को बाबा साहब के जन्म दिवस की और बैसाखी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। डाइस पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया, हमारे संरक्षक प्रतिकुलपति प्रोफेसर आसिफ भट्ट सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने बहुमूल्य समय में हमारे साथ अपना आशीष इस खुशनुमा माहौल में आपने दिया है। और सर से जब रिक्वेस्ट किया गया था तो सर ने कहा था कि आप बड़े हॉल में कीजिए, तो लगता है कि सर जिस तरीके से सर का सपोर्ट लगातार मिलता रहता है, सर के रूम में आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सर उस टाइप का जो है माहौल हम लोगों को देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत लर्निंग स्टेज में हैं अभी। ये प्रोग्राम मैं बता दूं कि इसमें आयोजन समिति में भले ही 2 नाम हैं, लेकिन ये सारा प्रोग्राम समिति आप लोगों का है। लोग जुड़ते गए और बढ़ते गए, इसमें कोई भी किसी तरीके की समिति इसमें नहीं फिक्स की गई थी। चूँकि प्रोटोकॉल था, इसलिए जो है प्रोफेसर दीपक सर और राजेंद्र प्रसाद सर को ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इसमें हम लोगों ने जैसे जैसे जिस चीज़ को जो इन्फॉर्मेशन मिलती गई और लोग जुड़ते गए, मैं अपने प्रतिकुलपति प्रोफेसर आसिफ भट्ट सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने बहुमूल्य समय निकाला। आज के जो स्पीकर मुख्य अतिथि तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे अपने ही हैं वो, और प्रोफेसर हिमांशु बोड़ाई मैडम, मैं सुन रहा था, सुनते जा रही है, मतलब तीनों मैं समझता हूँ कि जो भी लेक्चर्स यहाँ हुए हैं आप सुनते जाइए और जो चीज़ हम लोगों ने कभी शायद पढ़ी नहीं है या फिर समझी नहीं है उसको जो है हमारे जो प्रोफेसर आर.एन. गैरोला सर और प्रोफेसर बोड़ाई मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि हमारे स्पीकर्स कौन हो, तो प्रोफेसर आर.एन. गैरोला सर और बोड़ाई मैडम की फ़ैन फॉलोइंग हम लोगों के बीच है कि सब लोग मैडम को और सर को पसंद करते हैं। कहा कि नहीं, और सर और मैडम ही रहेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से सर आपने जो है हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। किसी भी तरीके से कोई त्रुटि रहेगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है प्रोग्राम कोई चेकआउट नहीं हुआ था, समय की बाध्यता रही, बहुत सारी रही, टाइम कॉन्स्टेंट सा, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट इसमें रहा है कि आज में अभी भी इस प्रोग्राम को कंडक्ट कौन करा रहा है ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रोफेसर आर.एन. गैरोला सर हमारे प्रोफेसर एस.सी. भट्ट सर के समधी हैं, तो एक विभागीय रिश्ता भी हमारा रहता है। जब भी हम उनको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक हमारे विभाग से जो है प्रोफेसर एस.सी. भट्ट जो डीन स्कूल ऑफ साइंसेज भी हैं, उनके समधी हैं, तो एक विभागीय रिश्ते की वजह से भी हम उनको बहुत जो है इसलिए प्यार देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए। कन्वेनर ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोफेसर दीपक सर, जो कि हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हैं और चीफ हॉस्टल वार्डन का जो दायित्व निभा रहे हैं। हमेशा हम लोग मजाक में कहते हैं कि ये जो है कांटों का ताज है ये, क्योंकि हमेशा हम लोगों को फेस करना पड़ता है। कभी भी इसमें 24/7 रात के 11 बजे कॉल आता है, सर को रिसीव करना है, रेस्पेक्टिव वार्डन को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि बच्चों में सर का बहुत ज़्यादा जो है रहता है। हम लोग भी कभी हम लोग को डांट देते हैं, नहीं लोग बच्चे सबसे पहले हमारे लिए जो है ये बड़ी जो आप लोगों के बीच जो है जिस तरीके की जो है सर के लिए सर सोचते हैं जितना आपके बारे में, बहुत काबिल तारीफ है। और एक चीज़ और है, जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 2014 के बाद डेवलपमेंट होता है, वैसे ही हम भी कहना चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में छात्रावास जिस तरीके से मेरिट बेसिस पे दिया जाता है, तो कभी क्या होता था कि हम अगर पोस्ट पे हैं तो शायद हमने डिपार्टमेंट को दे दी सीट, अपने डिपार्टमेंट को दे दी। लेकिन सर ने पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आज आप एक एक सीट का हिसाब ले लीजिए कि सारे डिपार्टमेंट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। और ये बड़ी मेहनत लगी है, हम लोगों की बहुत डांट भी पड़ती है, आप दोबारा बनाइए मेरिट। इसमें इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रायोरिटी पे नहीं लाते थे या फिर वो किसी कारणों से नहीं आ पाए, हमने सारे डिपार्टमेंट सारे सब्जेक्ट्स को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है। चाहे हमारे रिसर्च हॉस्टल्स में
हर एक डिपार्टमेंट को एक रिसर्च स्कॉलर के लिए हमने सीट रिजर्व की है। इस तरीके से हमने इस चीज़ को रखा हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, साथ ही जो है के लिए हमारे बीच प्रोफेसर एम सेमवाल सर जो कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और डेज के कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर का सुपरविज़न गाइडेंस हमेशा मिलता रहता है। कल भी सर हमारे साथ यहाँ पर रहे, आज भी जो है सर हमेशा जो है हम लोगों के लिए सुपरवाइज करते रहते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, आपने जो है हमें जो है अपना टाइम दिया। राजेंद्र प्रसाद सर हमारे बीच जो कि इस प्रोग्राम को पूरा जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी तरह मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ पे हम लोगों का जो है डिस्प्यूट जिसे कहते हैं अच्छा जो है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कि डिस्कशन में हमेशा बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है। सर थैंक यू सो मच सर, आपने जो है ये सब चीज़ों के लिए हमें जो है अलाउ किया। डॉक्टर विनीत सर जो कि इस प्रोग्राम के पूरे मॉडरेटर हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं। इस प्रोग्राम की पूरी जो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे जो स्पीकर्स हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर आर.सी. भट्ट ने जो बताया कि जो इकोनॉमिक्स का जो है जो बाबा साहब का जो योगदान है वो शायद जो है हम लोग जो है नहीं कभी पढ़े भी नहीं, और सर बहुत सारे पहलुओं को आपने सर उजागर किया। सर थैंक यू सो मच सर। वो हमारी रिकॉर्डिंग हमारे पास रहेगी। मैं डॉक्टर देवेंद्र सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्कूल ऑफ एजुकेशन तरफ से इनका एक चैनल चलता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है इसको लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे मैं हॉल में देख रहा हूँ हमारे रिसर्च स्कॉलर्स तो है ही है, फीमेल फैकल्टी हमारी जो है डॉक्टर किरण वर्मा मैडम, क्योंकि आप जो है पूरे महिला प्रतिनिधित्व को जो है यहाँ पर जो है कर रही हैं। आप योगा डिपार्टमेंट में फैकल्टी हैं, साथ ही यमुना हॉस्टल और 2 हॉस्टल आपके पास, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी आप जो है विश्वविद्यालय के कार्यों में जो जिस तरीके की एक्टिविटी जो आप हमेशा समय देती हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि मैं सब मेरे अपने हैं, मैं अगर किसी का नाम छोड़ दूंगा तो कहेंगे आलोक तुमने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन सब आप लोग यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच प्रेसिडेंट अमितेंद्र बगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी टीचिंग वेलफेयर सोसाइटी प्रोफेसर एम.एस. रावत सर हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ सर, आप अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे बीच स्टूडेंट यूनियन से गौरव मोहन सिंह नेगी, वाइस प्रेसिडेंट रॉबिन असवाल है, और आप लोग जिस तरीके से एक कॉन्स्ट्रक्टिव वे में जो है विश्वविद्यालय का सपोर्ट करते हैं। एक मैं चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, ये हॉल जो है आप लोग इस चीज़ को एश्योर किया करिए कि जो भी प्रोग्राम कराए एटलीस्ट वो साफ़ सुथरी कंडीशन में छोड़ के जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी थी जो है, अब वो हम लोग ही इसको गंदा करते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से देख बनाइए कि हम लोग की ये विश्वविद्यालय के एसेट को जो है किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, और ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी हम लोग की होती है जो है। इसमें हमारे बीच प्रोफेसर मुनेश सर हैं, जो कि प्रोफेसर आप प्रमोट हुए सर, इस पूरे हॉल की तरफ से आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मेरे साथ मेरे 2020, 21, 22 के न्यू फैकल्टी मेंबर्स बहुत सारी संख्या में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं नाम पर्सनली इसलिए ले रहा हूँ कि गलती हो सकती है, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए, आपका एक पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से भी ये वेलकम है, स्वागत है कि ज़रूर आप अगर यहाँ पर अपना इस प्रोग्राम के लिए अगर समय दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे जितने भी फेसेस आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के, हमारे BGR हॉस्टल के, त्रिशूर हॉस्टल के, अलकनंदा के, चौखंबा के और केस के, कल आप लोगों के साथ हमारी मीटिंग थी किन्हीं दूसरे कारणों को लेकर के, लेकिन बताया गया था सुबह 9 बजे चलना है। कंफर्ट जोन से आप सुबह 9 बजे आप उठ के अगर हॉल में आ रहे हो आज के दिन, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। एक बार आप अपने लिए बहुत बधाई। हमारे अजीत प्रेम जी फाउंडेशन से भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, डॉक्टर अंतवाल सर यहाँ पर अभी रहे थोड़ी देर पहले, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके से जो है चीफ हॉस्टल वार्डन ऑफिस के स्टाफ हमारे बहुत सारे बैठे हुए हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आपने जो है बहुत सारा सहयोग दिया। अशोक हमारे जो सफाई अधिकारी हैं, आपने जिस तरीके से इस हॉल को जो है पूरा ऑर्गेनाइज करवाया, इस तरीके से जो है पूरे प्रोग्राम को जो है मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को अगर पढ़ना है, हमारे 3 जो है लर्नर टीचर्स माने जाते हैं जो ऑनलाइन का, जैसे दिव्य कीर्ति सर हैं, अवधेश ओझा सर हैं और एक खान सर हैं, उनके वीडियोज़ आप देख लीजिए।
अब देश ओझा सर का अगर आप देखेंगे, मैं एक वीडियो पर उनका सुन रहा था, कहते हैं कि मुझे जब भी टेंशन होता है तो बाबा साहब को मैं सुनता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि वो इंसान इतना लर्निंग जो है, और वो इस तरीके से जब कोट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ होता है। हम लोग अभी कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ भी नहीं समझ पाए हैं। जैसा प्रोग्राम में सर ने कहा कि जैसा जैसा जिसने पढ़ा वैसा वैसा जो है बाबा साहब को एक फिक्स उसमें हमने बांध के रख दिया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हिंदू कोड बिल के बारे में, संपत्ति पर महिला का अधिकार और नशा मुक्ति के लिए बाबा साहब ने क्या योगदान दिया। और जो सर बात कर रहे, प्रोफेसर आरसी भट्ट सर बात कर रहे थे कि जो भूमिका जो है, क्योंकि नशा गांव में बहुत ज़्यादा पनप रहा है। आप गांव में जा कर के देखिए, स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि वो पूरा हम लोग तो फिर भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है यहाँ पर उतना ज़्यादा जो है देखते नहीं हैं, लेकिन गांव में स्थिति बहुत ख़राब। जो पीते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, फिर वो अपनी ज़मीन बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी है। हम लोग शैक्षणिक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग जहाँ पर हैं अपने अपने स्तर से इस चीज़ को सुधार करें और अपने जो समाज को हम जागरूक बनाएं। और इसमें जो है जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक क्विज कंपटीशन है, क्योंकि ये जो है किन्हीं कारणों से हमने इसका को नहीं करा पाए थे। इसको हम जल्द ही कराएंगे, आपके बीच में हम जो है जल्दी अनाउंस करेंगे। मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को जो यहाँ पे विराम दूंगा, क्योंकि समोसी खुशबू आ रही थी, मैं यहीं बैठा हुआ था। तो मैं तुम्हारी जय हो भीम महान, दिलाया भारत को संविधान, बने विद्वानों के विद्वान, तुम्हारी महिमा गाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन तुम्हारे चरण चढ़ाते हैं। धन्य हो भीमा बाई जिसने ऐसा लाल जियाया। आप देखिए जो है, मतलब यहाँ पर आप किसी कॉन्स्ट्रक्टिव वे में अगर आप देखेंगे, जो हम लोग क्योंकि पॉजिटिविटी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जहाँ पर भी मिलती हैं, आप अगर बैठे हुए तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। धन्य हो भीमा बाई जिसने ऐसा लाल जियाया, भारत रत्न की कौन कहे, तुम्हें विश्व रत्न कहलाया। विश्व रत्न, भारत रत्न कब मिला? उनको मरणोपरांत मिला। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा डिबेटेबल रहा है कि इंसान जब जिंदा है, इतना सब सर आप गिना रहते हो 1916 से 1925 से लेकर के, जब वो मैं समझता हूँ कि बेटे की डेथ हुई है, डेथ बॉडी सामने रखी हुई है, और उनसे कहा गया कि भीमराव अपने बेटे का जो दफन कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे गोलमेज सम्मेलन जाना है। आप अगर जितना पढ़ेंगे उनको उतना समझेंगे कि आपने उनमें अपने बेटे का मोह तक नहीं किया, और शायद जो है यही चीज़ें थी, मरणोपरांत उनको जो है भारत में दिया गया। तो यहाँ पर ये लाइन जो किसी कवि की है कि वो विश्व रत्न कहलाया, तुम्हारी जय हो भीमान, तुम्हारी जय हो भीमान। मैं इन्हीं सबके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी इस प्रोग्राम में किसी तरीके की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई समिति नहीं है इसकी, आप सभी को इस दोष दे सकते हैं और तारीफ भी सब लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेमंत चंद्र भगवान अग्रवाल विश्वविद्यालय में हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और इसमें जिस तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे जो है डायमेंशंस को लेकर के हम बात कर रहे हैं। इस पर सर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती का। हम लोग प्रतिवर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, और ये जयंती केवल हमारे विश्वविद्यालय स्तर में ही नहीं, वरन ये जयंती पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर के जो हमारे विश्व के जो अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय हैं उनमें भी मनाई जा रही है। अभी वहाँ एक हमारे परिचित हैं डॉक्टर मनीषा बांगर, उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट के माध्यम से हमें सूचित किया था कि वहाँ पर अंबेडकर वीक मनाया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि बाबा साहब अंबेडकर एक ग्लोबल और एक इंटरनेशनल आइकॉन के रूप में अब समाज के सामने आ रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, मल्टी डायमेंशनल जो उनके पर्सनालिटी है, वो एक्सप्लोर हो रही है। और जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के सारे जो उनके फील्ड हैं काम के, जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में उन्होंने काम किया, इकोनॉमिक्स हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, और सोशल मूवमेंट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाए, तो सारे के सारे जितने भी बाबा साहब के जो डायमेंशंस हैं, अब वो समाज उनको धीरे धीरे अंगीकार कर रहा है। और भारतवर्ष में एक चेतना का
प्रसार प्रवाह बढ़ा है लोगों के बीच में, और बाबा साहब अम्बेडकर सभी समाजों में लोकप्रिय हो रहे हैं और उनकी जो प्रासंगिकता है लगातार बढ़ रही है। आप लोग देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जब वो जीवित थे उस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर उतने रिलेवेंट भारतीय समाज को नहीं लगते थे, लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हुई है और जो उनके द्वारा जो सोल्यूशन बताए गए, उनके विभिन्न उनके जो पुस्तकों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राइटिंग एंड स्पीचेस लिखी, उनके द्वारा जो लिखे गए जो किताबें हैं जो महाराष्ट्र सरकार छापती है, तो उनमें कई हमारे जो सामाजिक समस्याओं के उनके निदान उसमें निहित हैं। अगर भारतीय समाज उनको अंगीकार कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। अम्बेडकरवाद ही मुझे लगता है एक अंतिम विकल्प है हमारे देश के लिए, देश के पास, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। जी सर, जितना हम समझ पा रहे हैं सर, आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब जो है एक हमारे राष्ट्र की धरोहर है। हाँ, बिल्कुल इस बात को हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र की धरोहर हैं, और मैं तो कहूँगा कि मानवता के सृजन के लिए, मानवता के ह्यूमन वैल्यूज़ को के जो कोर प्रिंसिपल हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो दर्शन में हमें मिलते हैं। अगर आप कहेंगे कि अम्बेडकरवाद को आप अपने शब्दों में डिफाइन कीजिए, तो मैं कहूँगा कि अम्बेडकरिज्म इज़ अ जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू इनलाइटमेंट। मतलब जो उनका जो दर्शन है बाबा साहब अम्बेडकर का, जैसे बुद्ध के दर्शन से हमारी भारतीय समाज एनलाइटन हुआ, तो मुझे लगता है कि वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बाबा साहब का जो दर्शन है वो हमारे देश के नागरिकों के संवर्धन और उनके ज्ञान संवर्धन के लिए बहुत अनिवार्य है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो तार्किकता थी, जो उनके विचारों में तार्किकता थी और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, और एक मानवीय पहलू की जो उनकी एक बेहतर समझ थी बाबा साहब अम्बेडकर की, वो सामने समाज के आ रही है। तो ये बहुत एक हमारे लिए बहुत सुखद पल है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग किसी विचारधारा को लेकर चलते हैं। आप कुछ इनोवेशन कुछ करना चाहेंगे उनकी विचारधारा को लेकर के, जो कि समाज में जो है एक अच्छा मैसेज जाए? देखिए, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को बहुत तरह तरह से तोड़ा है, और भारतीय समाज हम कहते तो हैं हमारा एक समाज है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा भारतीय समाज कई खेमों में बटा हुआ है, जातियों में बटा है, संप्रदायों में बटा है। और ऐसे समय में जब हम एक नेशनल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, तो एक अम्बेडकरवाद ही ऐसा एक दर्शन है, एक विमर्श है, जो आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानव की गरिमा के मानवीय मूल्यों की ओर ले आता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन ही एकमात्र विकल्प है। मुझे लगता है कि यही दर्शन भारतीय समाज को एकजुटता के लिए और एक नेशनल लेवल की सॉलिडेरिटी के लिए एकमात्र विकल्प बाबा साहब अम्बेडकर का ही विचार है। बहुत सुंदर सर, आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।